आज हम बात करने वाले समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ की वृत्ताकार गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल। बेसिकली इसके पहले हमने क्या देखे थे कि यदि इस प्रकार से क्या हो, समरूप चुंबकीय क्षेत्र हो और इस समरूप चुंबकीय क्षेत्र में आपका एक चालक छड़ हो और वो जो चालक छड़ हो कुछ ऐसा हो और वो चालक छड़ v वेग से रेखीय गति कर रहा हो। कौन सी गति कर रहा हो? रेखीय गति कर रहा हो। तो जो आपका विद्युत वाहक बल निकला था वो कितना निकला था? VBL। कितना निकला था? VBL। जहां पर V क्या होता है? इसका वेग, B क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र और L होता है इसकी लंबाई। बेसिकली ये कब था? जब समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ वृत्ताकार गति नहीं करता, रेखीय गति करता है, मतलब कि सीधा सीधा चलता है, रेखीय गति करता है, तो जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो कितना होता है? E = VBL। अब हमें बेसिकली क्या करना है, यहाँ पर भी आपका इसी प्रकार से समरूप चुंबकीय क्षेत्र है। समरूप चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? जिसका प्रत्येक बिंदु पर जो परिमाण होता है वो भी समान होता है और जो दिशा है वो भी क्या होती है? समान होती है। वो समरूप चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो इस बार भी हम समरूप चुंबकीय क्षेत्र में क्या रखने वाले हैं? एक चालक छड़ को रखेंगे, लेकिन वो चालक छड़ क्या करेगी? वृत्ताकार गति करेगी। मतलब कि यदि मैं चालक छड़ को ऐसा बनाऊं, ये हो गई आपकी चालक छड़। तो चालक छड़ क्या कर रही है? इस प्रकार से वृत्ताकार मार्ग में घूमेगी। ये इस प्रकार से कहां घूमेगी? वृत्ताकार मार्ग में घूमेगी। किसे केंद्र मानते हुए? इसे केंद्र मानते हुए वृत्ताकार मार्ग। मतलब कि आपकी जो चालक छड़ थी पिछले लेक्चर में कैसी थी? ऐसी थी और वो ऐसी गति कर रही थी। इस बार कैसी है? आपकी चालक छड़ ऐसी रखी हुई है और बेसिकली वो ऐसे गति करेगी। ये मतलब कि ऐसे घूमेगी वो। तब जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उसकी गणना हमें करनी है। बेसिकली आपकी इसे केंद्र मानते हुए जो आपका चालक छड़ है वो ऐसे घूमने वाला है, ऐसे घूमेगा। तो जब वो ऐसे गति करेगा, मतलब वृत्ताकार गति करेगा, तो उसके भीतर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उसकी गणना हमें बेसिकली करनी है। देखो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? देखना, जो आपका संपूर्ण चालक है, चालक छड़ है, इसकी जो लंबाई मान लेते हो हम कितनी मान लेते हैं? कैपिटल L मान लेते हैं। इस संपूर्ण चालक छड़ की जो लंबाई है वो कितनी मान लेते हैं? कैपिटल L मान लेते हैं। अब देखना, ये जो आपका चालक छड़ है, डेरिवेशन स्टार्ट हो गया। अब ये जो चालक छड़ है वो कैसी गति कर रहा है? वृत्ताकार गति कर रहा है। लेकिन यदि मैं इसके एक छोटे से भाग की बात करूं तो वो कौन सी गति करेगा? रेखीय गति करेगा। अब वो कैसे? देखना, जैसे कि आपका चालक छड़ कैसे रखा हुआ है? बेसिकली ऐसे रखा हुआ है ऐसे। चालक छड़ आपका ऐसे रखा हुआ है, ये चालक छड़ ऐसे रखा हुआ है। बेसिकली ये तो क्या कर रहा है? वृत्ताकार गति कर रहा है इस मार्ग में। लेकिन यदि मैं इसके छोटे से भाग की बात करूं तो वो कौन सी गति करेगा? रेखीय गति करेगा। कैसे? देखो, ये भी यहाँ है, अगली परिस्थिति में कहां हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा लगभग ये घूमेगा। तो देखना, यदि इसे मैं बनाऊंगा तो देखो जो आपका अल्पांश है वो कहां आएगा? यहीं पे आएगा। तो देखो, ये तो क्या कर रहा है? वृत्ताकार गति कर रहा है, लेकिन इसका जो अल्पांश है वो कौन सी गति कर रहा है? रेखीय गति कर रहा है। वो कौन सा कर रहा है? रेखीय गति यानी सीधे मार्ग में गति होती है। तो बेसिकली ये तो वृत्ताकार मार्ग में गति करेगा, लेकिन इसका यदि मैं छोटे से भाग की बात करूं, अल्पांश की बात करूं, तो वो कौन सी गति करेगा? रेखीय गति करेगा। ये कर रहा है वृत्ताकार गति, लेकिन इसका छोटा सा अल्पांश है वो कौन सी गति करेगा? रेखीय गति करेगा। बेसिकली यदि ऐसे और एक एग्जांपल ले हम आपका, ये हो गई आपकी छड़, और वो छड़ आ जाती कुछ समय पश्चात यहाँ पर, ये आ गई इतने दूर। अब बेसिकली यदि इसको मैं छोटा सा भाग लूं, इतना भाग लूं, अब बेसिकली यहाँ आ चुकी है तो वो अल्पांश कहां जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो, ये संपूर्ण जो आपकी चालक छड़ है वो तो क्या कर रही है? वृत्ताकार गति कर रही है। लेकिन यदि मैं उसका छोटा सा हिस्सा लेता हूं तो वो कौन सी गति कर रही है? रेखीय गति कर रहा है। बेसिकली मतलब कि यदि आपका कोई चालक छड़ समरूप चुंबकीय क्षेत्र में होता है तो वह यदि वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है तो वो तो वृत्ताकार मार्ग में गति करेगा, लेकिन उसका जो छोटा सा भाग होगा या जिसे हम अल्पांश कहते हैं वो कौन सी गति करेगा? रेखीय गति करेगा। अब मैं रेखीय गति को यहाँ पर क्यों ला रहा हूं बार बार? क्योंकि हमें रेखीय गति के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला पता है, वृत्ताकार के लिए हमें निकालना है। बेसिकली थोड़ा कठिन होगा, इसलिए मैं ये वाले टॉपिक को रेखीय गति से लिंक करने का प्रयास कर रहा हूँ
ताकि हम अच्छे से समझ आ सके। तो ये संपूर्ण तो क्या कर रहा है, वृत्ताकार गति कर रहा है, लेकिन इसका जो छोटा सा भाग है वो कौन सी गति कर रहा है, रेखीय गति कर रहा है। तो हम क्या कर लेते हैं, जो आपका छोटा सा भाग है ये मान लेते हैं आपका क्या है, एक छोटा सा भाग है अल्पांश। अल्पांश है, और इस अल्पांश को मैं मान लेता हूँ क्या है आपका dx है। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, dx है बेसिकली। तो ये जो अल्पांश लिए है इसकी लंबाई कितनी है, dx है। बताओ ये जो अल्पांश dx है वो कौन सी गति करेगा, रेखीय गति करेगा। और मैं ये मान लेता हूँ कि केंद्र से इस अल्पांश तक की जो दूरी है वो कितनी आपकी स्मॉल x है। कितनी है, स्मॉल x है। बेसिकली ये आपका अल्पांश है, उसकी लंबाई कितनी है, dx है, और इस dx की इस केंद्र से दूरी कितनी है आपकी, स्मॉल x है। इतना हम मान लेते हैं। अब बताओ जो आपका dx है वो कौन सी गति करेगा, अल्पांश है तो रेखीय गति करेगा। और यदि रेखीय गति करेगा तो उसके भीतर क्या उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्योंकि यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल क्यों उत्पन्न हुआ था, क्योंकि बेसिकली जब ये गति कर रहा था तो इसके भीतर क्या थे, मुक्त इलेक्ट्रॉन थे। तो गति कर रहा था तो चुंबकीय क्षेत्र ने इस पे बल कहाँ लगाया, नीचे की ओर लगाया था। बेसिकली बल नीचे की ओर लगाया था, जिससे यहाँ पर क्या उत्पन्न हो गया था, नेगेटिव आवेश, और यहाँ पर पॉजिटिव आवेश उत्पन्न हो गया था, जिस कारण एक बैटरी की भांति कार्य कर रहा था, एक मिनी बैटरी की भांति इस प्रकार से कार्य कर रहा था। इसका विद्युत वाहक बल कितना आया था, VBR आयतन निकाले थे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखना, बेसिकली ये क्या है आपका चालक क्षण है। अब चालक क्षण वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है, वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है। तो यदि वृत्ताकार मार्ग में गति करेगा तो बेसिकली यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र B है वो क्या करेगा, यहाँ पर भी क्या उपस्थित होंगे, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। मैं यहाँ समझाता हूँ इसे, देखो ये आपका क्या कर रहा है, ऐसे वृत्ताकार मार्ग में गोल गोल घूम रहा है। अब यहाँ पर क्या उपस्थित होंगे, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। ये बताओ कितने वेग से गति कर रहा है, मैं मान लेता हूँ ये v वेग से गति कर रहा है, मतलब कि v वेग से वो इस प्रकार से घूम रहा है, v वेग से। और बेसिकली जो आपका संपूर्ण जो चालक है वो किस पथ में घूम रहा है, वृत्ताकार पथ में घूम रहा है। और यदि वृत्ताकार पथ में घूमता है तो हमें यहाँ पर कोणीय वेग लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, कोणीय वेग। तो हम मान लेते हैं ओमेगा कोणीय वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। और इसका जो छोटा सा अल्पांश है वो v वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। हाँ, तो देखो बेसिकली जब ये जो आपकी चालक क्षण होगी, ये वाली जो चालक क्षण होगी ओमेगा कोणीय वेग से गति करेगी, तो क्या होगा देखना यहाँ पर। बेसिकली ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या करेगा, गति करेगा। अब जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा किसमें, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में, तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल लगाया जाएगा। वो भी कितना बल लगाया जाएगा, EVB sin थीटा। कितना लगाया जाएगा, EVB sin थीटा। E देखो बेसिकली फॉर्मूला कितना होता है, QEB sin थीटा। अब देखो Q क्या है, E है। बेसिकली वेग क्या है, जिस वेग से गति कर रहा है, v वेग से गति कर रहा है। बेसिकली B क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र। थीटा क्या होता है, इस V और B के बीच का कोण। तो देखो बेसिकली आपका चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, अंदर की ओर है, और जो आपका ये वेग है वो क्या है, ऐसा है। तो बताओ एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री का। तो आप थीटा के स्थान में क्या लिख सकते हो, 90 sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो बेसिकली आपका जो बल लगेगा चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इस इलेक्ट्रॉन पे बल लगाया जाएगा वो कितना लगाया जाएगा, EVB लगाया जाएगा। अब इस जो बल की दिशा होगी, बेसिकली इस बल की दिशा होगी वो क्या होगी, तो बेसिकली उस बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जो आपका वेग है, जो आपका वेग होता है उसकी दिशा में उंगलियों को तान देते हैं, और जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी तरफ घुमा देते हैं, और जो अंगूठा है वो बताता है उसमें लगने वाले बल की दिशा। जैसे कि जब आपका ऐसा था, वेग की दिशा में कर दिए, आपका B आ रहा था, B था अंदर की ओर, तो घुमा दिए, अंगूठा आ रहा था ऊपर की ओर। तो आपका बेसिकली जो Q था, मतलब यदि धनात्मक आवेश रहता तो ऊपर की ओर बल लगता, लेकिन इलेक्ट्रॉन था तो नीचे की ओर बल लग रहा था, जो कि हमने देखे थे, जिसका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो गए थे। यहाँ पर भी ऐसे करेंगे। देखो जो आपके वेग की दिशा है वो बेसिकली कहाँ है, इस दिशा में। बेसिकली वेग की दिशा है इस दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र का है अंदर की ओर। क्रॉस का मतलब क्या होता है, अंदर की ओर। तो अंदर की ओर घुमा दो, जो बेसिकली अंगूठा है वो कहाँ आ रहा है, इस साइड में आ रहा है। मतलब कि यदि यहाँ पर क्या रहता, धनात्मक आवेश रहता, बेसिकली क्या रहता, धनात्मक आवेश रहता, तो उस पर बल कहाँ लगता, नीचे की ओर लगता। लेकिन बेसिकली यहाँ पर क्या है आपका ऋणात्मक आवेश है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं ना, तो उस पर बल कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर। जैसे कि यहाँ पर आपका Q आवेश रहता, मतलब धनात्मक आवेश रहता, तो V की दिशा में कर दिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घुमा दिए, अंगूठा आता ऊपर की ओर। मतलब कि यदि यहाँ पर धनात्मक आवेश रहता तो उस पर बल ऊपर की ओर लगता, लेकिन यहाँ पर ऋणात्मक आवेश है इसलिए बल कहाँ लगेगा, नीचे की ओर लगाता, और हमने इलेक्ट्रॉन को नीचे किए थे। उसी प्रकार से वेग की दिशा हो गई ये, चुंबकीय क्षेत्र वेग की दिशा हो गई आपकी ये,
वेग की दिशा हो गई ये, चुंबक क्षेत्र आपका अंदर की ओर, इधर आ रहा है आपका किसकी दिशा, चुंबक क्षेत्र द्वारा लगने वाले बल की दिशा। ये बेसिकली किस पर आ रहा है, धनावेश पे आ रहा है। हम किसकी बात करें, इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो जो बल लगेगा वो कहां लगेगा, ऊपर की ओर। बेसिकली ये है, ये नीचे की ओर लग रहा है धनात्मक आवेश पर, उधर लगेगा ऋणात्मक आवेश पर। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर इकट्ठा हो जाएंगे, यहाँ पर, मतलब कि जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर चले जाएंगे, और जितने भी पॉजिटिव है वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पर क्या उत्पन्न होगा, ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाएगा इस प्रकार से, और यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाएगा। अब बेसिकली आपका ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो गया, धनात्मक आवेश उत्पन्न हो गया, मतलब कि आपकी स्थिति कुछ ऐसी बन चुकी है, ये हो गया आपका धनात्मक आवेश और ये हो गया आपका ऋणात्मक आवेश। देखो इधर धनात्मक आवेश, इधर ऋणात्मक आवेश, तो किसकी भांति कार्य करेगा, मिनी बैटरी की भांति कार्य करेगा, और मिनी बैटरी की भांति कार्य करेगा तो इसका विद्युत वाहक बल होगा, उसी विद्युत वाहक बल की गणना में बेसिकली करनी है। तो चाहे आपका रेखीय गति करे आपका चालक क्षण, या आपका कौन सी गति करे, वृत्ताकार गति करे, प्रेरित विद्युत वाहक बल तो उत्पन्न होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे इस प्रकार से बल लगेगा कि उसमें बल लगेगा उधर की ओर, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कमी हो जाएगी, जिसके कारण यहाँ पर धनात्मक आवेश, यहाँ पर ऋणात्मक आवेश, मिनी बैटरी की भांति कार्य करेगा ये वाला आपका चालक क्षण, तो एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, उसी विद्युत वाहक बल की गणना हमें बेसिकली करनी। बेसिकली पता है क्वेश्चन कई बार ऐसा भी पूछता है कि गतिक विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए, तो गतिक विद्युत वाहक बल का मतलब ही यही होता है, विद्युत वाहक बल। एग्जाम में कई बार बोल देता है कि गतिक विद्युत वाहक बल के लिए डेरिवेशन कीजिए, तो चाहे वो ये कहे या गतिक विद्युत वाहक बल कहे, बात वही है। तो बेसिकली इसमें क्या उत्पन्न होगा, गतिक विद्युत वाहक बल होगा, उसी की गणना में बेसिकली करनी है। तो इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, क्यों होगा समझ में आया, बेसिकली क्योंकि एक मिनी बैटरी की भांति काम करेगा। अब बेसिकली इसे करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर देखो हमने क्या माने, ये तो कर रहा है वृत्ताकार गति, जिसके कारण मिनी बैटरी की भांति कार्य कर रहा है, जिससे कि एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, उसी गणना में करनी है। अब उसकी गणना करने के लिए हमने क्या मान लिए, एक अल्पांश मान लिए। उस अल्पांश को क्यों माने, क्योंकि आपका संपूर्ण जो चालक छड़ है वो कौन सी गति कर रहा है, वृत्ताकार गति, लेकिन जो आपका छोटा सा अल्पांश है वो कौन सी गति कर रहा है, रेखीय गति, और रेखीय गति के लिए हमें फॉर्मूला मालूम है VBL। तो देखो इस अल्पांश के लिए यदि मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊं, क्योंकि ये अल्पांश कौन सी गति कर रहा है, रेखीय गति कर रहा है, तो बेसिकली जो आपका E हो जाएगा, देखो यहाँ जो अल्पांश है वो कैसा है, छोटा सा है, तो भी जो विद्युत वाहक बल होगा वो भी क्या होगा, छोटा सा ही होगा, इज इक्वल टू V क्या होता है, बेसिकली इसका वेग। बताओ ये अल्पांश किस वेग से गति कर रहे हैं, V वेग से गति कर रहे हैं, साथ ही साथ चुंबकीय क्षेत्र क्या है, B है। इसके बाद आता है L का मतलब होता है लंबाई, किसकी लंबाई, बेसिकली ये चालक छड़ था तो इसकी लंबाई L लिए थे, अभी हमारा जो चालक छड़ है वो केवल इतू सा है, केवल इतना सा है, तो उसकी लंबाई कितनी है, dx है। बेसिकली इसकी लंबाई dx है, इस dx की यहां से यहां तक दूरी x है। इतनी बात समझ में आती है, तो L के स्थान पे क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। तो बेसिकली जो आपका de निकलेगा वो किसके बराबर निकलेगा, vb dx के बराबर निकलेगा, क्योंकि बेसिकली ये क्या कर रहा है, रेखीय गति कर रहा है आपका अल्पांश। तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं vb, L मतलब लंबाई, जिसकी लंबाई कितनी है, dx है। इतनी बात समझ में आती है, तो de बराबर vb dx। अब देखो बेसिकली जो आपका है संपूर्ण जो आपका चालक छड़ है वो कौन सी गति कर रहा है, वृत्ताकार गति कर रहा है, और यदि वृत्ताकार गति कर रहा है तो हमें यहाँ पर वृत्ताकार गति की कोई ना कोई टर्म लाना पड़ेगा। तो उसके लिए देखो आपको समझना पड़ेगा कोणीय वेग को और कोणीय रेखीय वेग को। देखो कोणीय वेग बेसिकली क्या होता है, कोणीय वेग कोणीय विस्थापन बटे समय, ये होता है आपका कोणीय वेग, होता है कोणीय वेग द्वारा कोणीय विस्थापन बटे समय। अब यदि मान लेते हैं कोणीय वेग की बात कब करते हैं, जब एक वृत्ताकार गति होती है, तो मान लेते हैं एक कण है आपका जो कि क्या कर रहा है, इस प्रकार से वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है, r त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग में एक कण गति कर रहा है। अब मान लेते हैं इस कण ने यहां से स्टार्ट किया और वापस घूम के कहां पर आ गया, वहीं पर वापस आ गया, आगे वहीं पर वापस। तो बताओ इस कण को एक चक्कर पूरा करने में जो भी समय लगेगा वो क्या कहलाता है, आवर्तकाल t कहलाता है। एक चक्कर पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल t कहलाता है। हाँ, तो बेसिकली हमें इसी समय के यहाँ पर हमें समय को क्या मानते हुए चलना है, आवर्तकाल मानते हुए चलना है। तो बताओ यदि मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा यहाँ पर, तो समय के स्थान पे क्या लिख दूंगा, आवर्तकाल t,
एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। अब आता है कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन का मतलब होता है जब आप यहाँ पर विस्थापन करते हो, मान लो आपने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक आ गए, तो जो आपने विस्थापन तय की हो, बेसिकली हमें देखना रहता है कि आपने कितना कोण तय की हो। मान लेते हैं आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ तक पहुंचे, तो आपका कोणीय विस्थापन क्या होगा, जितना भी आप यहाँ पर कोण बनाओगे। मान लेते हैं आपने 30 डिग्री का कोण बनाया, कितने डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बनाया, तो कोणीय विस्थापन कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा बेसिकली। तो कोणीय विस्थापन का मतलब होता है जब आप विस्थापन तय करते हो तो आपने कितना कोण बना लिए हो बेसिकली। तो बेसिकली मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आवर्तकाल की बात कर रहा हूँ। आवर्तकाल क्या होता है, एक चक्कर करने में जितना भी समय लगता है। तो बेसिकली जब मैं एक चक्कर पूरा कर लूंगा, जब मैं एक चक्कर ऐसे पूरा कर लूंगा तो मैं कितने डिग्री घूम जाऊंगा, बेसिकली मैं 360 डिग्री घूम जाऊंगा। कितना घूम जाऊंगा, 360 डिग्री। मैं यदि यहाँ से स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर पहुंचता तो मैं कितना घूम जाता, 180। मैं मान लो यहाँ से स्टार्ट करता यहाँ पे पहुंच जाता तो कितना तय करता, 90। मान लो मैं यहाँ पे पहुंच जाता तो कितना तय करता, 270 बेसिकली, और यहाँ पर आ गए तो 360। तो बेसिकली टी की बात करें, मतलब एक चक्कर की बात करें, तो जब मैं एक चक्कर पूरा कर लूंगा तो मैं कितनी डिग्री तय कर लूंगा, 360 डिग्री। तो मेरा कोणीय विस्थापन कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। और 360 डिग्री को क्या कहते हैं, 2 पाई कहते हैं। 360 डिग्री को क्या कहते हैं, 2 पाई। तो बेसिकली जो कोणीय वेग हो गया ओमेगा, वो किसके बराबर आ गया, 2 पाई बाय टी। ये वाला फॉर्मूला आपने क्लास 11th में पढ़ा है। अब बेसिकली ये तो हो गया आपका क्या, ओमेगा हो गया। अब बेसिकली हमें बात करनी है रेखीय वेग की। किसकी बात करनी है, रेखीय वेग की बात करनी है। हाँ बताओ रेखीय वेग क्या हो जाएगा, रेखीय विस्थापन बटे समय। देखो यहाँ पर भी जो हम समय लेके चल रहे हैं वो कौन सा समय लेके चल रहे हैं, आवर्तकाल वाला बेसिकली लेके चल रहे हैं। ओमेगा का मान कितना आ गया, 2 पाई बाय टी आ गया। अब बेसिकली रेखीय वेग को हम सामान्यतः v से प्रदर्शित करते हैं। हमारा रेखीय वेग क्या है, v है। अब देखो बेसिकली रेखीय विस्थापन का मतलब होता है कि आपने कितना विस्थापन तय किया, बस उतना देखना है। तो देखो आपने यहाँ से स्टार्ट किए, जब आप एक पूरा चक्कर तय कर लोगे तो आप कहां पर चल लोगे, पूरी तरह से वृत्त की परिधि पर। यहाँ से स्टार्ट किया और पूरा चल के यहीं पे वापस आ गए, तो आप कहां पे चल लोगे, पूरे वृत्त की परिधि पर। और वृत्त की परिधि कितनी होती है, बेसिकली 2 पाई इंटू त्रिज्या। त्रिज्या कितनी है, आ रही है, त्रिज्या कितनी है इसकी, आ रही है। तो यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, 2 पाई आर डिवाइड बाय समय कितना लगा है, आवर्तकाल टी के बराबर। तो बेसिकली रेखीय वेग का मान कितना आ गया, 2 पाई आर बाय टी। अब देखना यदि मैं बात करूं 2 पाई बाय टी की, तो 2 पाई बाय टी किसके बराबर है, ओमेगा के बराबर। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं v बराबर ओमेगा इंटू आर। देखो 2 पाई बाय टी किसके बराबर है, ओमेगा के। तो मैं इनके स्थान पे ओमेगा लिख दूंगा, आर जैसा का वैसा। तो यहाँ से हमारा संबंध आ गया v बराबर ओमेगा इंटू आर। बेसिकली कोणीय वेग आ गया ना बीच में, और यही तो लाना था। अब हम v के स्थान पे किस कोणीय वेग को रखने वाले हैं बेसिकली। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अब जो आपका v का मान है इसके स्थान पे क्या रखते हैं, ओमेगा इंटू आर। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली हमें ये वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है, ये पूरा रेखीय के टर्म में था। तो मैंने सोचा कि रेखीय को मैं किस में बदल लूं, वृत्ताकार की टर्म बदल लूं, इसलिए मैंने v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर का प्रयोग किया। अब देखना यहाँ से ये वाला फॉर्मूला हमें कहां पर अप्लाई करना है, ये वाला फॉर्मूला हमें यहाँ पर अप्लाई करना है बेसिकली। कहां पर, यहाँ पर। क्योंकि देखो ये जो है ना डीई अर्थात छोटा सा विद्युत वाहक बल, वो किसके लिए निकला है, इस अल्पांश के लिए निकला है। तो आप ऐसा नहीं कि संपूर्ण पे अप्लाई करोगे ये वाला फॉर्मूला, संपूर्ण पे अप्लाई नहीं करोगे, केवल इस छोटे पर अप्लाई करोगे, छोटे से पे v बराबर ओमेगा इंटू आर। तो देखना बेसिकली जो छोटा सा अल्पांश है वो कितने वेग से गति कर रहा है, v वेग से। तो यहाँ पर v लिख देंगे इज इक्वल टू जो आपका कोणीय वेग है ये ओमेगा से घूम रहा है, तो ये भी कितने से घूमेगा, ओमेगा से। देखो ना बेसिकली देखो इसका जो छोटा सा अल्पांश है वो तो आपका रेखीय वेग से गति कर रहा है, लेकिन जब भी वो जैसे जैसे घूमेगा तो आपका अल्पांश भी घूमेगा, अल्पांश भी घूमेगा, तो आपका अल्पांश भी छोटे से वृत्ताकार मार्ग में क्या करेगा, गति करेगा। वो करेगा तो रेखीय गति, साथ ही साथ वो वृत्ताकार मार्ग में भी गति करेगा। और यदि वृत्ताकार मार्ग में गति करेगा तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि ये आपका संपूर्ण चालक ओमेगा कोणीय वेग से गति कर रहा है तो ये भी कितने कोणीय वेग से गति करेगा, ओमेगा कोणीय वेग से। तो यहाँ पर लिख देंगे ओमेगा। अब बेसिकली होता है आर, आर क्या होती है, त्रिज्या, वो जिस वृत्त में घूम रहा है। जैसे कि मैंने जब इसकी बात किया तो त्रिज्या कितनी थी, आर थी। तो कण जिस वृत्त में घूम रहा था उसकी त्रिज्या लेनी रहती है। तो देखो ये जो आपका dx है वो इस वृत्त में घूम रहा है,
और इस वृत्त की जो त्रिज्या मिलेगी वो यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैंने क्या माना हूँ, x माना। क्या माना हूँ, x। dx तो क्या बेसिकली इसकी लंबाई है, क्या माना हूँ, x माना हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x। v बराबर ओमेगा इंटू आर। v आपका रेखीय वेग, ओमेगा इसका कोणीय वेग, और बेसिकली r होती है ये जिस वृत्त में घूम रहा है उसकी त्रिज्या। तो ये इस वृत्त में घूम रहा है, इसकी त्रिज्या बेसिकली क्या है, x है। तो यहाँ पर क्या आ गया, v इक्वल टू ओमेगा इंटू x। और हम इस मान को यहाँ पर पुट कर देते तो क्या हो जाएगा, de इज इक्वल टू v का मान कितना है, ओमेगा इंटू x b dx। आगे इतना। अब देखना बेसिकली हमें ये क्या, किसका मान ज्ञात हो गया, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात होगा। किसके लिए, इस छोटे से अल्पांश के लिए। ये छोटा सा अल्पांश जो कि क्या कर रहा है, रेखीय गति भी कर रहा है और वृत्ताकार मार्ग में भी गति कर रहा है। इस छोटे से अल्पांश के लिए हमें किसका मान ज्ञात हो गया, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात होगा। अब यदि हमें छोटे से के लिए मालूम है विद्युत वाहक बल, तो यदि मुझे संपूर्ण चालक के लिए करना हो तो मैं क्या कर दूंगा, समाकलन कर दूंगा। चैप्टर नंबर 1 2 3 4 जितने भी है सब में हमने ये किए। यदि हमें छोटे से के लिए मालूम है तो उसका हम समाकलन कर देते तो संपूर्ण के लिए प्राप्त हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर मुझे छोटे से अल्पांश के लिए मालूम चल गया विद्युत वाहक बल। अब यदि मुझे इस संपूर्ण चालक छड़ के लिए ज्ञात करना है तो मैं क्या कर दूंगा, इस डी का समाकलन कर दूंगा। तो मैं बेसिकली इसका भी समाकलन कर दूंगा और इसका भी समाकलन कर दूंगा। तो बेसिकली जब मैं डी ई का समाकलन करूंगा तो बेसिकली क्या आएगा आपका, ई आएगा। अब देखो बेसिकली जो हमें ना क्या करना रहता है, समाकलन करना रहता है, उसके लिए लिमिट लगानी रहती है। तो देखो बेसिकली लिमिट किस हिसाब से लगती है, डी के बाद जो लिखा रहता है, डी के बाद जो लिखा रहता है उसके हिसाब से लिमिट लगी रहती है। अब देखो डी के बाद क्या लिखा है, x। x क्या है, लंबाई है बेसिकली, जो आपकी x है एक प्रकार से यहाँ से यहाँ तक की क्या है, दूरी है। मतलब ये x का मतलब x एक प्रकार की लंबाई है। तो बेसिकली x किससे बता रहे हैं, लंबाई को। तो हम किसकी बात करें, संपूर्ण चालक की बात कर रहे हैं, तो संपूर्ण चालक की हमें लंबाई वाली लिमिट लगानी पड़ेगी। तो देखना इसे यदि मैं 0 मान लूं, इसे यदि मैं 0 मान लूं तो कुल लंबाई कितनी है, l है। तो यहाँ जो लिमिट लगेगी वो कहां से कहां तक लगेगी, 0 से l तक। मतलब कि हमने यहां से शुरू किए यहां तक बेसिकली। तो यहाँ लंबाई कितनी हो जाएगी, 0, लेकिन संपूर्ण की बात करूंगा तो कितनी हो जाएगी, l। तो लिमिट कहां से कहां लगा दिया, 0 to l तक बेसिकली। अब देखना जो आपका ओमेगा है वो क्या है, निश्चित है बेसिकली, वो नहीं बदलने वाला। जो आपका b है वो भी क्या है, बेसिकली आपका निश्चित है। लेकिन जो आपका x है वो बदल सकता है। अब ये x इतना है, मैं चाहे x इतना ले सकता हूं, मैं चाहे x इतना ले सकता हूं, मतलब x बदलता है। तो हम क्या ले लेंगे, ओमेगा को भी बाहर ले लेंगे, b को भी बाहर ले लेंगे, लेकिन जो x और dx है वो अंदर बचा रहेगा 0 to l के लिए बचा रहेगा अंदर। उसके बाद समाकलन कर देंगे ओमेगा इंटू बी। देखो x की घात कितनी है, 1 है। तो इसका यदि मैं समाकलन करता हूं कितना हो जाएगा, x 1 + 1 डिवाइड बाय 1 + 1 और लिमिट लग जाएंगे 0 to l। आए समझ में कैसे किया मैंने, देखो फॉर्मूला होता है उसे हमेशा याद रखा करो, x की पावर n dx का क्या होता है, x की पावर n + 1 डिवाइड बाय n + 1। तो देखो x की पावर 1 थी तो x की पावर 1 का क्या हो जाएगा, x की पावर 1 + 1 1 + 1 डिवाइड बाय n + 1 मतलब 1 + 1। अब देखो 1 + 1 कितना होता है, 2। 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 बेसिकली। तो यहाँ से अब हमें बस लिमिट रखना है, समाकलन तो हमने कर दिए बेसिकली, जो समाकलन था वो तो हमने कर दिए। कितना आ गया, x² / 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अपर लिमिट x के स्थान पे रखेंगे माइनस फिर लोअर लिमिट। तो देखना क्या हो जाएगा, e = ओमेगा इंटू बी। पहले सबसे पहले क्या लिखते हैं, अपर लिमिट। तो x के स्थान पे क्या लगाएंगे, अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 जैसे करना तो चलेगा। फिर लगाएंगे माइनस, फिर क्या लगाते हैं, लोअर लिमिट। बेसिकली x के स्थान पे क्या लिख देंगे, 0। 0 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर डिवाइड बाय नीचे क्या है 2। तो हमने लिमिट भी रख दिए, अपर लिमिट रख दिए, फिर माइनस लगाए, फिर आपकी लोअर लिमिट 0 थी तो वो लगाए। अब बताओ 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 ही होता है, और 0/2 क्या होता है, 0 ही होता है। और 0 में से यदि मैं l² / 2 को माइनस करूंगा तो कितना मिलेगा, l² / 2 ही मिलेगा। यदि मैं 10 में से 0 को माइनस करता तो कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। आपने 10 रुपए लेके गए और कुछ नहीं खरीदे तो क्या बचेगा, 10। 0 का मतलब होता है कुछ नहीं। तो बेसिकली आप कुछ नहीं में से जब आप किसी को भी माइनस करोगे तो आपको वही मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, तो बेसिकली क्या आ गया आपका l² /
2। तो E बराबर कितना आ गया ओमेगा बी एल स्क्वायर बाय 2। इसे हम अच्छे से लिख लेते हैं। आपका E बराबर ओमेगा बी एल स्क्वायर बाय 2। क्या हो जाएगा E बराबर ओमेगा बी एल स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं E बराबर 1/2 ओमेगा बी एल स्क्वायर लिख सकते हैं। E is equal to 1/2 ओमेगा बी एल स्क्वायर। बस मैंने 2 को सामने ला लिया ओमेगा बी एल स्क्वायर। तो बेसिकली यदि इस प्रकार से आपका चालक छड़ जो कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो बेसिकली एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा गति के कारण। और बेसिकली जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा कितना होगा 1/2 ओमेगा बी एल स्क्वायर। उसके लिए हमने क्या किए आपका संपूर्ण चालक तो क्या कर रहा है वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है लेकिन छोटा सा भाग क्या कर रहा है रेखीय गति कर रहा है। तो जब वो रेखीय गति करेगा तो विद्युत वाहक बल का मैं मान मालूम था VBL। अब इसकी लंबाई कितनी थी dx तो VB dx। अब V का फॉर्मूला कितना होता है ओमेगा इनटू r। तो r का मतलब होता है वो जिस मार्ग में जिस वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है उसकी त्रिज्या। तो इसकी त्रिज्या रहती है x। तो क्या लिखा मैंने ओमेगा इनटू x बाकी V dx जैसा का वैसा। फिर छोटे से के लिए मालूम था तो उसका कर दिया ना समाकलन लिमिट लगा दिया 0 to लेके l तक। तो हमारा आंसर आ गया E is equal to 1/2 ओमेगा b l स्क्वायर। अब देखना आप यदि इतना भी लिखते हो एग्जाम में तो ये भी सही है। इतना भी लिखते हो एग्जाम में तो ये भी सही है। नीचे लिख दोगे कि यही प्रेरित विद्युत वाहक बल व गतिज विद्युत वाहक बल का अभिष्ट व्यंजक है। लेकिन बेसिकली इसके आगे भी सॉल्व हम कर सकते हैं। बेसिकली कई बार एग्जाम में वो भी पूछ लिया जाता है या तो जैसे न्यूटन क्वेश्चन आते हैं ना तो उसमें आपको ये नहीं देने वाला इसका जो दूसरा रूप है वो देगा। तो देखो उसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले देखना देखो जो आपका ओमेगा होता है वो क्या होता है आपका बेसिकली जो ओमेगा वो क्या है कोणीय वेग। कोणीय वेग क्या होता है कोणीय विस्थापन बटे समय। कोणीय विस्थापन क्या था हमारा 2 पाई 360 डिग्री डिवाइड बाय समय क्या था आवर्तकाल t के बराबर था इतना। तो ओमेगा बराबर क्या आ गया 2 पाई बाय t। अब देखना क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 2 पाई इनटू 1 बाय t लिख सकता हूं। 2 पाई बाय t को ऐसे लिख सकता हूं 2 पाई इनटू 1 बाय t। अरे 2 पाई बाय t को 2 पाई इनटू 1 बाय t लिख सकते हैं ना। 2 पाई का इनटू 1 में होगा t नीचे आ जाएगा। अब देखना जो 1 अपॉन t होता है वो किसके बराबर होता है 1 अपॉन आवर्तकाल। 1 अपॉन आवर्तकाल किसके बराबर होता है आवृत्ति के बराबर होता है f के। बताया था ना कि आवृत्ति आवर्तकाल एक दूसरे की व्युत्क्रम होती है। तो 1 अपॉन t के स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूं f। तो इस 1 अपॉन t के स्थान पे मैं क्या लिख दूंगा f। तो बताओ यहां से ओमेगा की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई 2 पाई f। तो यहाँ जो आपका ओमेगा है ना इसके स्थान पे मैं क्या लिखने वाला हूँ 2 पाई f लिखने वाला हूँ। तो देखना क्या हो जाएगा आपका E is equal to 1/2। इसके बाद क्या आ रहा है आपका ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई f। f मतलब आवृत्ति b l स्क्वायर। अब देखना कुछ कैंसिल हो रहा है 2 से 2 क्या हो जाएगा बेसिकली कैंसिल। तो E का मान कितना आ जाएगा f पाई b l स्क्वायर जैसे भी बोलना चाहो। E is equal to f पाई b l स्क्वायर जहां पर b क्या है चुंबकीय क्षेत्र l क्या है इस संपूर्ण चालक की लंबाई। ये अच्छे से याद होना। f क्या है आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या। बेसिकली आपको एग्जाम में ये दे देगा ये दे देगा ये दे देगा इनका मान पूछेगा तो बस फॉर्मूला करना है वो। और यहाँ पर ओमेगा मतलब कोणीय वेग कोणीय विस्थापन बटे समय से निकालोगे। फिर b चुंबकीय क्षेत्र l क्या होता है इसकी लंबाई। तो बेसिकली ये हो गया आपका किसी यदि समरूप चुंबकीय क्षेत्र हो तो चालक छड़ की वृत्ताकार गति का प्रेरित विद्युत वाहक बल का अभिष्ट व्यंजक। देखना बेसिकली ये जो हमने डेरिवेशन किए वो किसकी सहायता से किए जो इसके पहले हमने लेक्चर पढ़े थे। क्या पढ़े थे उसमें जब आपका जो चालक छड़ है वो रेखीय गति करे। जब वो रेखीय गति कर रहा था तो उसकी सहायता से हमने क्या निकाले वृत्ताकार गति का निकाले। जब वृत्ताकार गति करेगा तब क्या होगा। अब बेसिकली इसके बाद और एक डेरिवेशन आएगी उस डेरिवेशन में हम क्या करने वाले इस टॉपिक का उपयोग करेंगे और उसके लिए क्या निकालेंगे विद्युत वाहक बल का अभिष्ट व्यंजक। क्या हमने ये अभिष्ट व्यंजक कैसे निकाले समाकलन करके रेखीय गति से जो फॉर्मूला मालूम था। मतलब इस टॉपिक से मैंने ये वाले टॉपिक को निकाला। अब ये वाले टॉपिक से जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे किसी वृत्ताकार चक्ति के कारण विद्युत वाहक बल उसमें हम किस टॉपिक का उपयोग करेंगे ये वाले टॉपिक का उपयोग करेंगे। तो इस प्रकार से तीनों ही लिंक है आपस में।